हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर इस वीडियो में बात करेंगे 11वीं के एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो 10वीं पास आउट हो चुके हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन बीच में एक सीईटी नाम की एग्ज़ाम ला दी गई थी और फिर बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से उसे कैंसिल भी कर दी गई। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम सीईटी एग्ज़ाम दें फिर उसके बाद एडमिशन होगा, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th का जो आपका रिजल्ट है उसी के बेसिस पर 11th का एडमिशन होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में सर ऑनलाइन एडमिशन होता है या ऑफलाइन एडमिशन होता है? मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मुझे अगर 11th के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मुझे कैसे लेना होगा? ये जो सारे सवाल आपके मन में हैं वो सवाल इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे और पूरी जानकारी मिलेगी आपको आपके बारे में कि आपको अगर किसी बेस्ट कॉलेज में 11th में एडमिशन लेना है तो कैसे लेना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 11वीं का एडमिशन है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको जाननी होगी। महाराष्ट्र के अंदर कुछ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या शहरी विभाग है जैसे कि मुंबई, ओके, जो बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सब ऑनलाइन एडमिशन है। इनको छोड़ के बाकी सब जगह ऑफलाइन एडमिशन है। कहाँ कहाँ ऑनलाइन एडमिशन है? मुंबई और मुंबई के आसपास के क्षेत्र जो एमएमआर में आते हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, या मुंबई हो गया, नई मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, ये सब मुंबई एमएमआर में आता है। पुणे हो गया, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन के दायरे में आते हैं। मुंबई, पुणे, नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो सारे कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन में आते हैं। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अमरावती म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आते हैं वहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन होता है। बाकी के महाराष्ट्र के सारे भागों में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र मतलब बाकी के जितने भी गांव वगैरह हैं या ज़िले हैं या शहर हैं, जो भी है, सांगली हो गया, सातारा हो गया और बहुत सारी जगह हो गया, औरंगाबाद हो गया, वहाँ पर जो है ऑफलाइन एडमिशन होता है। ऑफलाइन एडमिशन, अब आप खुद को डिसाइड करो कि आप कहाँ रहते हो। क्या आप नागपुर में रहते हो तो आपको ऑनलाइन एडमिशन है। क्या आप समझो गोंदिया में रहते हो तो वहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन है। जो नाम यहाँ पर नहीं है, अच्छा कुछ यहाँ पर ये भी बता दूँ, जैसे मुंबई के अंदर मैंने बताया नई मुंबई और ठाणे भी आता है, लेकिन पालघर यहाँ पर नहीं आता। जैसे कि नालासोपारा, वसई, विरार, पालघर, ये जो कॉलेजेस हैं वो एमएमआर में काउंट नहीं होते, वहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होता है। याद रखो, वसई, विरार, नालासोपारा वाले बच्चे और पालघर वाले बच्चे, ओके, वो कंफ्यूज होते हैं। तो अब ये पहला कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना या ऑफलाइन। अब सबसे पहले अगर आप ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन है, अभी जो मैंने बताया, तो वहाँ पर क्या करना होगा, और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन वाले एरिया में हैं तो आपका एडमिशन कैसे होगा, दोनों बताऊंगा। सबसे पहले ऑफलाइन एडमिशन कैसे होता है उस पर आते हैं हम लोग। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि 16 अगस्त से ऑनलाइन का जो है पार्ट 1 चालू होने वाला है, पहले बोला गया था। तो अब एक डिटेल्ड है ना शेड्यूल आएगा, डिटेल्ड, ओके, एक डिटेल्ड शेड्यूल आएगा, टाइम टेबल आएगा जो ऑनलाइन के लिए रहेगा। और वैसे ही ऑफलाइन प्रोसेस के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन आएगा जो कॉलेजेस है उनको कि ऑफलाइन चालू करो। बट कहाँ पर ध्यान से सुनो, कहाँ पर, ये जो इलाके हैं इनको छोड़ के, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती को छोड़ के बाकी जगह ऑफलाइन चालू होने वाला है। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों को ऑफलाइन एडमिशन के लिए? जब भी चालू होगा, समझो इस हफ्ते में चालू होगा, डेट आएगी आज या कल में, तो इन बच्चों को क्या करना पड़ेगा? आपके यहाँ समझो कि मैं 3 कॉलेज का रेफरेंस देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 कॉलेज। आप ऑप्शन बना के रखो कि समझो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लेकिन अगर समझो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला पहले कॉलेज में, तो मुझे दूसरे कॉलेज में मिला तो भी चलेगा। अगर यहाँ मेरा कट ऑफ नहीं बैठता है, मेरे मार्क्स, तो तीसरे कॉलेज में एडमिशन मिला तो भी चलेगा। तो ऐसे में क्या करोगे कि आप इन तीनों कॉलेज के अंदर जाकर उनका फॉर्म लेकर आओगे। ऑफलाइन एडमिशन में क्या होता है, कॉलेज में जाके फॉर्म खरीदना पड़ता है। तो ये कॉलेज में जाके 50 रुपये या 100 रुपये या 200 रुपये के फॉर्म वो बेचते हैं, वो फॉर्म खरीद के आप लेके आते हो, उसको भरते हो और भरने के बाद वापस उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करते हो। तो ये होता है ऑफलाइन प्रोसेस कि आपने क्या किया, कम से कम एक कॉलेज या सेफ्टी के लिए 2 से ज़्यादा कॉलेजेस में ऐसे करना। पहले कॉलेज का फॉर्म खरीद के लाए, उसको पेन से फिलअप किया, उसका जेरोक्स भी निकाला, आपके रिजल्ट और एलसी और आधार कार्ड का जेरोक्स उसके साथ लगा के वापस से उस कॉलेज के ऑफिस में जाके जमा कर दिया। फिर ऐसे ही दूसरे कॉलेज का भी फॉर्म खरीद के लाए, भर के सारा डॉक्यूमेंट जमा किया,
फिर ऐसे ही तीसरे कॉलेज का फॉर्म जाके खरीद के लेके आए, फिजिकल तरीके से खुद जाके। कोई कोई कॉलेज जो है एडवांस कॉलेज होते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको फॉर्म नहीं देंगे, हमारी वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लो। अब ये प्रोसेस ऑफलाइन है, बट कोई कोई एडवांस कॉलेज क्या बोलेंगे कि ऐसे हम फॉर्म बेचते नहीं है, हमारी वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भर दो। तो वो ऑफलाइन के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस उस पर्टिकुलर कॉलेज का होता है, तो उसका जो है अब ऑनलाइन तरीके से आपको करना रहेगा। फिर क्या होगा, आपने फॉर्म जमा कर दिया, फिर कोई एक डेट होगी, एक तारीख होगी, उस तारीख को पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी उन कॉलेजेस की। तो समझो इसकी मेरिट लिस्ट निकली और उनके कॉलेज के बाहर आप जाओगे कॉलेज के अंदर, तो नोटिस बोर्ड पे वो लिस्ट लगी होती है ऑफलाइन प्रोसेस में, या तो अगर इस कॉलेज की वेबसाइट है तो वेबसाइट पे वो डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो आप जाके चेक करते हो कि जो भी बच्चों के नाम लिस्ट में है, क्या आपका नाम वहाँ पर है। अगर आपका नाम इस कॉलेज की लिस्ट में आ गया और आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप वहाँ पर जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करते हैं वापस जाकर, और आपका एडमिशन यहाँ होता है। समझो आपने यहाँ चेक किया, आपका नाम यहाँ आया नहीं है, सेकेंड या थर्ड कॉलेज में नाम आया है, समझ में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो भी कॉलेज में नाम है वहाँ जाके एडमिशन लेंगे। समझो आपका नाम आया ही नहीं, तो फिर आप सेकेंड राउंड का वेट करेंगे, सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेंगे। आपने एक बार फॉर्म भरा है तो आपको वापस से फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, दूसरी या तीसरी राउंड में आपका नाम आएगा। ओके, तो आप ये जो कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे, एकदम हाई फाई कॉलेजेस मत सेलेक्ट कर देना, नहीं तो पता चला उनका कट ऑफ इतना ही है कि 3 राउंड हो गए, आपका नाम ही नहीं आया। ठीक है, तो ये सारी बातें होती है, ये ऑफलाइन होता है और बाद में बच्चे वहाँ पर पढ़ना चालू कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन कैसे होता है, ऑनलाइन ऐसे नहीं होता। जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, इसके लिए एक वेबसाइट है बच्चों, ये है 11thadmission.org.in। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जरिए ही आपका एडमिशन होगा। तो ये कौन कौन कर सकता है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, ये जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिवीजन है वहाँ पर ये होगा। करना क्या होगा, वहाँ पर आपको एक पार्ट 1 फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होगा मतलब। ओके, पार्ट 1 फॉर्म भरना होगा, उसके बाद पार्ट 2 फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन का बता रहा हूँ, ऑनलाइन का मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती वाले बच्चों के लिए। पार्ट 1 फॉर्म में क्या होता है बच्चों, पार्ट 1 फॉर्म में आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालते हैं, सीट नंबर डालने के बाद आपकी डेटा ऑटोमेटिक आ जाती है। CBSE, ICSE जो अदर बोर्ड है वो भी इस तरह से कर सकते हैं, अगर किसी को मुंबई में चाहिए तो वो भी कर सकते हैं इस तरह से, इस वेबसाइट पे जाके। हाँ, सारे बोर्ड के बच्चे। पार्ट 1 में आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स होती है, बेसिक डिटेल्स वो सारी आप भरते हैं। आपका एड्रेस हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, अगर पहले से स्कूल में जमा है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप डालते हैं बेसिक डिटेल में। अगर आपका कुछ रिजर्वेशन है तो उसको येस या नो करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया पार्ट 1 की फॉर्म फिलिंग। जो स्टेट बोर्ड के ओपन कैटेगरी के लोग होते हैं उनका पार्ट 1 ऑटो वेरीफाइड हो जाता है, यानी उनको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती जो ओपन कैटेगरी के। अगर किसी का कोई भी टाइप का रिजर्वेशन है, यानी कास्ट में अगर वो रिजर्वेशन है, समझो OBC, SC, ST, NT, इस तरह से कोई भी कैटेगरी में वो रिजर्व है, या तो समझो वो हैंडीकैप्ड है, या तो समझो कि कोई वो उसके अंदर रिजर्वेशन के लिए ऑप्शन बहुत सारे आते हैं कि भूकंपग्रस्त इलाके से है, या डिफेंस यानी एक्स सर्विसमैन है। ऐसे अगर किसी भी टाइप का आपका रिजर्वेशन में आपने येस किया होगा, ओके, तो आपको क्या होगा कि इस पार्ट 1 के फॉर्म को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई मतलब क्या होता है कि आपने जो रिजर्वेशन को येस किया है, क्या वो एक्चुअली आप बिलोंग करते हैं उसको, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है क्या। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो पार्ट 1 का फॉर्म है वो आप जिस स्कूल में थे उस स्कूल में जाके आपको ओरिजिनल और जेरोक्स लेके जाना होगा उस सर्टिफिकेट का, जिस टाइप का आपका रिजर्वेशन। जैसे कोई स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है, उसने येस कर दिया तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा, तो वो अपने स्कूल में जाएगा। ओके, अगर आप बोलोगे सर मैं तो दूसरे स्टेट से आया हूँ, मैं CBSE का हूँ, ICSE का हूँ, तो आपके लिए एक गाइडेंस सेंटर होता है नियर बाय। हर एक इलाके में हर बच्चों का एक स्कूल होता है और एक इलाके का एक गाइडेंस सेंटर होता है। उस गाइडेंस सेंटर पर आपको जाके वेरीफाई कराना होगा। आपको क्या करना होगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और जेरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल वहाँ पर दिखाना है और जो जेरोक्स है वो जमा कर लेंगे और वो देखेंगे और बाद में अपने लॉगिन आईडी से, उस स्कूल के लॉगिन आईडी से आपका पार्ट 1 वेरीफाई कर देंगे, तब आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। फिर से सुनो, जिन बच्चों का ओपन कैटेगरी है, किसी भी टाइप का रिजर्वेशन नहीं है और स्टेट बोर्ड के ही बच्चे हैं, दूसरे बोर्ड के नहीं है, उन सबका पार्ट 1 जैसे वो भरते हैं ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। उन्हें किसी भी गाइडेंस सेंटर या स्कूल पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया। जो अदर बोर्ड के CBSE, ICSE, IB या किसी भी बोर्ड के जो अदर स्टेट से आए हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर,
उनका जो पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग करने के बाद या तो कोई रिजर्वेशन वाला है उनका वेरीफाई कराना पड़ता है पार्ट 1, वो नियर बाय स्कूल अपने स्कूल से या तो गाइडेंस सेंटर से वेरीफाई करते हैं। अब ये वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका पार्ट 2 का फॉर्म ओपन नहीं होगा। याद रखना, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का फॉर्म भरना पड़ता है। आपका पार्ट 1 वेरीफाई नहीं हुआ तो पार्ट 2 ओपन नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ये हुई बात पार्ट 1 की, आपको होप तो समझ में आया होगा। अब पार्ट 2 के बारे में करते हैं। पार्ट 2 में क्या होता है कि जब पार्ट 2 ओपन होगा एक पर्टिकुलर डेट के बाद होगा, जैसे कि समझो कि 16 अगस्त बोला गया है कि पार्ट 1 ओपन होगा, तो समझो कि 20, 22 या 25 अगस्त के बाद पार्ट 2 ओपन होता है। उसके बाद वहाँ पर क्या करना होता है कि आपके SSC या तो 10th के मार्क्स डालने होते हैं। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे, रेगुलर बच्चे, उनके मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको साइंस में कितना मार्क्स मिला वो डालना होता है। उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, MC, VC, इसमें से आपको क्या स्ट्रीम चाहिए। बाइफोकल क्या होता है उसका मेरा एक वीडियो है, बाइफोकल स्ट्रीम, अगर आपको चाहिए वीडियो जरूर देखें। बाइफोकल के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो आपको बाइफोकल में एडमिशन लेना है कि नहीं वो पूछा जाता है। ओके, उसके बाद आपको जो है कॉलेजेस का ऑप्शन आता है। अच्छा, मीडियम पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए कि हिंदी, मराठी, गुजराती, इस तरह से। तो आप याद रखना कि आप 10th तक किसी भी मीडियम में थे, आप 10th तक इंग्लिश मीडियम में थे या हिंदी मराठी मीडियम में थे, उर्दू में थे, लेकिन अब 11th में जाते हो तो मैक्सिमम महाराष्ट्र में सब कॉलेजेस इंग्लिश मीडियम के होते हैं। कुछ कॉलेजेस मराठी के होते हैं, कुछ उर्दू मीडियम के होते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको 11वीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है या हिंदी, मराठी, उर्दू मीडियम में पढ़ना है। तो 98% जो कॉलेजेस हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में है। अब ये मत सोचना कि मैं तो 10वीमध्ये मी मराठी मीडियमला होते म्हणजे मी मराठी मीडियम इथे सिलेक्ट करते, असं नाही आहे। तुम्ही जर 10वीत हिंदी किंवा मराठी किंवा उर्दू मीडियममध्ये होता तरी आता 11वीत जाताना तुम्हाला इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करायचं आहे। जर कुठला पर्टिक्युलर कॉलेज आहे जिथे तुम्हाला मराठी मीडियम देता आहेत ते मराठी मीडियममध्ये शिका, मग तेव्हाच तुम्ही इथे मराठी मीडियम सिलेक्ट करना। अपने 10वीं का मीडियम यहाँ मत सेलेक्ट करना, यहाँ लिखा होगा इंग्लिश मीडियम, मराठी, हिंदी, उर्दू एंड सो ऑन। तो आप 10वीं का मत देखना, आप 11वीं में जा रहे हो तो 11वीं में इंग्लिश मीडियम लेना है आपको। समझ में आ रहा है? ये याद रखना। किसी गांव वगैरह में मराठी मीडियम के कॉलेज होते हैं तो वहाँ पर मराठी सेलेक्ट कर सकते हो, बट सब कुछ मराठी में आएगा। तो ये हो गया। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या होगा बच्चों कि कॉलेजेस सेलेक्ट करने बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन 10 कॉलेजेस आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं पार्ट 2 के फॉर्म में। अब ये 10 कॉलेजेस है, ये कैसे होगा? जो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बेस्ट कॉलेज जो है ना, आपको लगता है कि यह मेरा ड्रीम कॉलेज है, इसमें एडमिशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, उस कॉलेज का नाम यहाँ रख देगा। फिर सेकंड पे, यार अगर इस कॉलेज में मेरा मार्क्स नहीं बैठा तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर सेकंड कॉलेज रखो कि भाई ये नहीं मिला तो ये चलेगा। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड कॉलेज का नाम लिखो। ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉलेज लिख सकते हो, कम से कम एक लिख सकते हो, एक तो लिखना ही पड़ेगा। आप बोलोगे मेरा 99% है और मेरे को ये कॉलेज चाहिए, ABC कॉलेज चाहिए, तो आपने सिर्फ एक ही कॉलेज का नाम डाला चलेगा, क्योंकि आप फुल कॉन्फिडेंस में है, 99% है, मेरा तो आ ही जाएगा, चलेगा। लेकिन अगर आप सबको 80% है, 82% है, 92%, तो आपको कम से कम 4-5 कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, अगर आपके ज़्यादा कम परसेंटेज है, 60-70% है, भाई 10 के 10 कॉलेज डाल, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए। इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो एक कॉलेज का नाम भी डाला तो चलेगा, 10 के 10 कॉलेज का नाम डाला तो भी चलेगा। लेकिन आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दो, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। कॉलेजेस में जो एडमिशन जहाँ पर 80% पे मिलता था, हो सकता है यहाँ पर 88 या 90% पे एडमिशन मिले। इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा, तो आप अपने परसेंट को लेके कॉन्फिडेंटली मत रहना। ओके, तो इस तरीके से है। तो आज इतने कॉलेज सेलेक्ट करोगे पार्ट 2 के अंदर, और उसके बाद आपके फॉर्म को जो है कन्फर्म करके सबमिट करना पड़ता है, पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म को, और उसका PDF आपको ले लेना है। ओके, सेव करके PDF ले। अब उसके बाद क्या होता है, एक जनरल मेरिट लिस्ट लगती है बच्चों, जनरल मेरिट लिस्ट। ये जनरल मेरिट लिस्ट क्या है कि जितने बच्चों ने भी ऑनलाइन तरीके से अप्लाई किया हर एक डिवीजन में, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती के अंदर, उस डिवीजन के अंदर समझो कि किसी एक डिवीजन में मुंबई में समझो 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, ओके, ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो होगा क्या कि उन 1 लाख बच्चों का एक लिस्ट दिखेगा, ओके, एक नाम बनेगा, लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट सबका जिसने अप्लाई किया, और मेरिट के हिसाब से एक जनरल मेरिट लिस्ट बनेगी, और हर एक को एक मेरिट लिस्ट नंबर मिलेगा। हर एक को क्या मिलेगा, एक जनरल मेरिट लिस्ट नंबर मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि पूरे मुंबई के अंदर मुझसे ज़्यादा कितने लोग हैं, मुझसे ज़्यादा परसेंट वाले, और मुझसे कम कितने परसेंट लोग हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मेरिट नंबर होगा।
अब ये मेरिट नंबर का कुछ तुमको क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। ध्यान देना, ये पहले जनरल मेरिट लिस्ट थी, इसका कुछ फ़ायदा है नहीं। इससे आपको ये पता चलेगा चेक करने के बाद कि मैंने जो अप्लाई किया था मेरा जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, मतलब मेरा सक्सेसफुली एप्लीकेशन हुआ है। ओके, और उसके बाद वो ऑप्शन भी देते हैं, अगर किसी को कुछ भी चेंज करना है तो आप बदल कर सकते हैं। तो 1-2 दिन का टाइम मिलेगा, आपको लगता है कि आपका जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आया, कुछ चेंजेस करना, तो भी आप कर सकते हो उसमें, ठीक है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब निकलेगी तो क्या होगा कि आप जब लॉगिन करोगे आपके मोबाइल पर SMS भी आएगा, और अपनी लॉगिन आईडी से जो वेबसाइट है, बेटा वेबसाइट कौन सी है वो बता दूँ आपको। यहाँ पर देखो बेटा, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। ओके, यहाँ पर जो मैं बता रहा था ये देख लो, यहाँ पर ये मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, ये सारे डिवीज़न होते हैं। सपोज मैं मुंबई डिवीज़न में जाता हूँ तो ये मुंबई डिवीज़न की वेबसाइट होती है। तो यहीं पर देखो, अभी तो ये स्टूडेंट मॉक रजिस्ट्रेशन का लिंक चालू है, स्टूडेंट मॉक डेमो रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। इसका वीडियो मैंने आपको दिया था। एक यहाँ लॉगिन करके दिख रहा है, यहाँ से लॉगिन करके जब लॉगिन करते हो आप यहाँ से, तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड बोलता है ये। तो आप जब रजिस्ट्रेशन एक बार करते हो ना, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड वो डाल के आप हमेशा अपना जो भी चेक करना है, फॉर्म भरना है, वो कर सकते हो। इस तरीके से ये वेबसाइट पर होता है बच्चों। तो ये लॉगिन करोगे जब, तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि आपके नाम में कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ओके, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, लॉगिन में आपने देखा इस तरह से आपको लॉगिन में दिख रहा है कि आपके नाम में ये कॉलेज आया है। नीचे एक टैब आएगा आपको एक्सेप्ट करने का, कि क्या आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप एक्सेप्ट कन्फर्म करोगे। अगर आपको चाहिए तो एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, और फिर वो जो कॉलेज आया है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे। या तो डायरेक्टली उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, या तो उस कॉलेज की अगर ऑनलाइन है वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर फॉर्म भरोगे, और वहाँ पर फॉर्म भर के फीस भर के आप एडमिशन लोगे। कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट नहीं होती, तो समझो ये जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, तो आप डायरेक्टली उस कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करके फीस जमा करके एडमिशन लोगे। लेकिन समझो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कॉलेज मिला, वो आपने यहाँ पर समझो 1 से लेकर 10 तक जो कॉलेज डाले थे, 10वां कॉलेज मिल गया, और ये काफ़ी दूर है, और आपको लगता था अरे रे ये क्या आ गया, मुझे स्टार्टिंग के ये 2-3 कॉलेज मिलते तो अच्छा रहता, मुझे ये मिल गया, मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं है, आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं। अब ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट हुई, अब आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद नहीं, ये फर्स्ट के बाद आप सेकेंड के लिए जा सकते हैं। सेकेंड राउंड में क्या होगा, फिर से आपने जो 10 कॉलेजेस के नाम लिखे थे वो जैसे का तैसा रख सकते हैं, या उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आपको लगता है कि चलो ये कॉलेज मुझे मिला था, कौन सा, 10वां नंबर, अरे यार ये मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए था, तो इसका नाम निकाल दो। अभी जो कॉलेज नहीं चाहिए उसका नाम निकाल दो। आपको लगता है कि इसमें किसी का नाम ऊपर नीचे करना चाहिए, कोई और नाम ऐड करना चाहिए, वो सेकेंड राउंड में कर सकते हो। या तो जिसको लगता है नहीं मैंने जो पहले लिस्ट बनाई थी वो सही है, उसमें से ही मेरे को आ जाए। हो सकता है पहले राउंड में आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हो, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड, तो भी आप जैसे का तैसा रख सकते हो। आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मॉडिफाई करना, आपके ऊपर है कि आप चेंज करना चाहते हो कि नहीं चेंज करना चाहते। चलो अब सेकेंड राउंड की बात, सेकेंड राउंड में भी ऐसे ही होगा कि आपको एक कॉलेज अलॉट होगा या नहीं भी होगा, जरूरी नहीं कि कॉलेज अलॉट होगा ही। अगर आपने जो भी 10 कॉलेजेस डालने हो उसमें इतने बड़े बड़े कॉलेजेस डाल दिए हैं कि आपके मार्क्स से 70% आपने डाला है सब 80 के ऊपर वाले कॉलेज, तो एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कंप्यूटर महाशय करते हैं, ये समझ में आ रहा है, कोई आदमी बैठ के नहीं करता है। आपका कट ऑफ मैच होना चाहिए। समझो किसी ने 2 ही कॉलेज का नाम डाला है और वो बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, उसका परसेंट 80% है, तो हो सकता है उसको मैसेज लेके आएगा सेकेंड राउंड में, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगी ना, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, तुम्हें कोई कॉलेज नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा है, उसमें लिख के आएगा अपनी औकात में रहो परसेंटेज के हिसाब से। यानी उसका बोलने का मतलब क्या है कि भाई आपने जो 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसके परसेंटेज इतने हाई थे कट ऑफ, आपका परसेंट कम है, तो कम से कम अपने लेवल का कॉलेज का नाम भी डालो, तो उसमें हम तुमको एडमिशन दे देंगे। तो ऐसे में याद रखना है। फिर सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज का नाम नहीं आया, आपको कोई अलॉट नहीं हुआ या आपका मनचाहा कॉलेज नहीं आया, तो फिर आप थर्ड राउंड के लिए भी जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट से सेकंड में आए थे थर्ड में। या तो वेट करो जैसा लिस्ट था वैसा, या लिस्ट को मॉडिफाई करो तो भी चलेगा। अगर आपका नाम आ गया है सेकेंड राउंड में, तो आपको जो भी कॉलेज में नाम आ गया है उस कॉलेज को विजिट करो डायरेक्टली, या उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर लिंक से फॉर्म भर के फीस भरो, ओके, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करो। या तो अगर उनका वेबसाइट नहीं है तो उस कॉलेज में जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ काउंटर पे जमा करके फीस जमा करके अपना एडमिशन
कंफर्म करो। तो इस तरह से 3 राउंड होते हैं। समझो आपको 3 राउंड में एडमिशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 3 राउंड में एडमिशन नहीं मिला, समझो आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, तो आपका नाम अब किसी भी राउंड में आगे नहीं आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी राउंड में आगे नाम नहीं आएगा। आपका नाम जैसे ही आ गया मेरिट लिस्ट में, आपने एडमिशन ले लिया, तो आप ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। आपका नाम किसी राउंड, ऐसा नहीं सोचने का कि मैंने चलो पहले राउंड में ये कॉलेज आया था, इसमें एडमिशन ले लिया, अब दूसरे में दूसरा आएगा तो उधर ट्राई करेंगे, ऐसा होगा ही नहीं। वो आपका नाम कंप्यूटर महाशय अपने सिस्टम से निकाल देंगे। समझ में आया? आप किसी भी राउंड में, सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए तो थर्ड राउंड में आपका नाम नहीं आएगा, आप एलिमिनेट हो गए। मतलब आपको एडमिशन मिल गया, कंप्यूटर बोलेगा चलो एक को मैंने सेट कर दिया, अब जिसको सेट नहीं किया उसको सेट करेगा। अब आप बोलोगे सर 3 राउंड हो जाएंगे, मेरा नाम नहीं आया तो मुझे एडमिशन नहीं मिला, तो उसके बाद स्पेशल राउंड होते हैं बच्चों, उसके बाद स्पेशल राउंड्स होते हैं। स्पेशल राउंड 1 और 2, 2 स्पेशल राउंड होते हैं। तो जिन बच्चों के 3 राउंड में एडमिशन हो गए, कंप्यूटर उन सबका नाम निकाल देगा और बचे हुए बच्चों को स्पेशल राउंड 1 के लिए बोलेगा फिर से आप अप्लाई करो। तो जो भी है बच्चे, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पार्ट 2 का फॉर्म है उसमें जो 10 कॉलेजेस की लिस्ट थी वापस से मॉडिफाई करना चाहिए उनको। इस तरह से 2 राउंड हो गए, फिर से वही प्रोसेस होगा। अगर आपका नाम आया तो कॉलेज में जाके एडमिशन लो ऑनलाइन वेबसाइट पे, या तो डायरेक्ट विजिट करके, नहीं आया तो स्पेशल राउंड 2 में। कभी कभी स्पेशल राउंड 1 के बाद 2 नहीं लेते हैं, बट पिछले साल हो रहा था। ओके, इसके बाद क्या होता है कि FCFS राउंड होता है। फिर भी समझो स्पेशल राउंड 1, 2 में बहुत से बच्चों को एडमिशन मिल गया, अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो LC लेके बैठे हैं, मेरे को कोई तो एडमिशन दे दो। तो जितने लोग का एडमिशन हो गया, कंप्यूटर महाशय सबका नाम हटा देंगे अपने सिस्टम से। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, ओके, उन लोगों को FCFS राउंड में पार्टिसिपेट करने मिलेगा। ये FCFS राउंड क्या होता है? ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड। पहले आओ पहले पाओ, दुकान में जैसे होता है ना, सेल सेल सेल, ओके, लूटो, पहले आओगे पहले पाओगे। ये FCFS राउंड क्या होता है? बिल्कुल रेलवे की जो टिकट्स का रिजर्वेशन होता है, बिल्कुल उस तरीके से होता है कि समझो ये जिस तारीख को खुल रहा है, सुबह 10 बजे समझो ये खुलता है, तो वो बोला जाता है कि 80% के ऊपर वाले समझो कि फर्स्ट डे में अप्लाई करते हैं पहले दिन, तो 80% के ऊपर वाले सब के सब 10 बजे जो है अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 10 बजे लिंक ओपन होगी, समझो किसी स्टूडेंट को 81% है और किसी स्टूडेंट को 93% है, ओके 93% है। अब होगा क्या, 10 बजे जो है दोनों बच्चे अप्लाई करें। सबसे पहले 81 वाले ने क्लिक किया और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा टॉप कॉलेज है XYZ, उसमें एक सीट बची है। तो पहले इसने 10 बजे क्लिक किया और उस कॉलेज की सीट इसने एक्सेप्ट कर ली, तो वो सीट इसकी हो गई 81 वाले की। अब 93% वाले ने लॉगिन किया, थोड़ा लेट किया, अब वो देखेगा तो उसको वो XYZ कॉलेज की सीट दिखेगी नहीं, क्योंकि उसको इसने ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, कम परसेंट वाले को भी जो बड़ा कॉलेज है वो मिल सकता है अगर उसमें सीट बची रही तो ये FCFS राउंड होता है, पहले आओ पहले पाओ कैटेगरी में होता है कि 1 तारीख होगा, फर्स्ट होगा, समझो कि 10 सितंबर को बोला कि 80 के ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर समझो कि 15 सितंबर को बोला, 15 सितंबर को 10 बजे वो बोलेगा 60 के ऊपर वाले जो भी है वो अप्लाई करो। इस तरह से कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा एडमिशन की जानकारी बच्चों। इस तरीके से एडमिशन्स होते हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ऑफलाइन एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन दोनों होता है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 11वीं के जो एडमिशन होंगे बच्चे इस तरीके से होते हैं। बीच में निकाला गया था कि CT के मार्क्स के बेसिस पे होंगे, वो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने फैसला लेके उसको स्क्रैप कर दिया है। अब आपको 10वीं में जो मार्क्स आए थे पूरे के पूरे उसी के बेसिस पे होंगे, आप टेंशन मत लो। ये पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस जब जैसे भी होगा पूरा का पूरा मैं जानकारी देते रहूँगा। कब कब फॉर्म भरना है, कब डेट्स निकलेगी, कैसे भरना है, पूरा भर के डेमो भी दिखाऊंगा। इस चैनल पर पिछले 4 साल से लगातार 11वीं के एडमिशन के लिए मैं सबको हेल्प करते रहता हूँ, तो आपको क्यों नहीं करूँगा भाई, हम उसमें एक्सपर्ट हैं, हर साल करते हैं। पिछले आपके सीनियर जितने भी हो सबको पूछ लेना कि मैक्सिमम बच्चों की हेल्प इसी चैनल से हुई थी 11वीं एडमिशन के लिए। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने बताया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन जानकारी दो तो पूरी दो, अधूरी मत दो, ये मेरा कंसेप्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और जितना भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।